गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था क्लास को। ठीक है, तो कल जहाँ से हम छोड़े थे तो वहाँ पर हमने बात कर ली थी न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो होता है कि वो हमारे सेल का ब्रेन ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या है कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है ना। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो वो वैक्यूल्स की वजह से वो साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, उसका कोई प्लेस डिसाइडेड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हम इसमें देखते हैं कि जो हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वो एनिमल सेल में क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर प्रेजेंट होता है, और सेंटर में प्रेजेंट होने के साथ साथ उसके क्या क्या वर्क होते हैं, कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब न्यूक्लियस का एक हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो न्यूक्लियस का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है ये देखें। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं उसमें बनता है एनवलप। एनवलप में न्यूक्लियस एनवलप। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी देखेंगे। न्यूक्लियस एनवलप के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर कुछ एक लिक्विड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। तो जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के अंदर जो एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ जब हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो थर्ड कैटेगरी में सेल डिवीजन के लिए जो एक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है और उस जैसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस है ना। और न्यूक्लियोलस के साथ साथ फिर अगर हम बात करें तो अब इसमें कुछ स्पेसिफिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस न्यूक्लियस का पार्ट है जिसे हम कहते हैं, जो एक प्रकार का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम फ्यूचर में या फिर नेक्स्ट सेशन में जब वो पहुंचता है सेल, उसे हम वहां पर क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जीनोम्स भी कह सकते हैं। उसका जो फर्स्ट फेज है उसका जो फर्स्ट फेज है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। तो इतनी बातें समझ में आई। तो क्रोमैटिन मटेरियल के बाद अब हम इसमें बात कर रहे हैं, एक एक से सारी बातें करेंगे और उसका हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी कि ये एक मेम्ब्रेन तुम्हें कहां से दिखाई दे रही है, एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में भी यहां पर हम देखते हैं कि ये कुछ स्पेस खाली तुमको दिखाई दे रहा है, और इस स्पेस के साथ साथ ये मेन स्पेस जिसमें मैं एक रिंग बना रहा हूं, एक्चुअली में ये हो गया हमारा, देखो ये है इनर मेम्ब्रेन, इसे हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है,
तो ये जो न्यूक्लियर पोर है इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ से जो जिन भी चीज़ों का चाहे एंजाइम्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, इन सभी का आदान प्रदान होता रहता है हमारे साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ अब एक बात बताएं कि ये जो मैंने अभी बीच में ये डॉट्स बनाए हुए हैं किसके, यानी कि प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन, जिसे हम इनर और आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनके बीच में जो दो मेम्ब्रेन के बीच में तुम्हें जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इसको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है? पेरी इसे हम कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस तुमको दिखाई दिया, लेकिन क्या बात बताएं कि इसके अंदर जो डीएनए मटेरियल होता है वो एक्चुअली में डीएनए मटेरियल किस तरीके से हमें दिखाई देता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है यही बाद में कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो इस क्रोमोसोम फॉर्म करने के बाद न्यूक्लियस का ये एक सेंटर भी प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के सेंटर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। यही है हमारा न्यूक्लियोलस। इतनी बात समझ में आई कि इसके एक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है इसी को हम बाद में क्या कह सकते हैं? यही हमारा डीएनए है। और इस पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ इसकी यानी कि आउटर मेम्ब्रेन के चारों तरफ भी कुछ प्रेजेंट होता है जो क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। तो क्या हम ऐसा ये नहीं कह सकते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट थे? तो ऐसा नहीं है। राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा ईआर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ईआर भी इसी से लगा हुआ एक पार्ट है जो कि न्यूक्लियस से ही कनेक्टेड होता है। न्यूक्लियस से लेकर और कहां तक? उसकी सरफेस तक। किसकी? सेल की सरफेस तक। तो सेल की सरफेस तक ये चीज़ों का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यहाँ पर भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमें क्या दिखाई देता है? राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, जो न्यूक्लियस की वॉल के भी चारों तरफ हमें दिखता है। तो ये चारों तरफ क्या हमें दिखाई दे रहे हैं? ये हैं हमारे राइबोसोम्स। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे कहेंगे कि कुछ प्लेस में न्यूक्लियस पोर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या ऐसा है कि कई बार न्यूक्लियस पोर प्रेजेंट ना हो? बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि न्यूक्लियस पोर प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? ऐसा कभी नहीं होता है कि न्यूक्लियस पोर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि दो हमारे पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बीच में हमें जो दिखाई दे रहा है यानी कि एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन के दो सेक्टर की प्लेस पर उसके प्लेस में हमें क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियर पोर। तो ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा कि जहां पर क्या प्रेजेंट ना हो? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट ना हो। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो हमें न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर अभी देखो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो भी डबल मेम्ब्रेन, जबकि न्यूक्लियोलस जो इसके अंदर प्रेजेंट है इसमें कोई भी टाइप का सेल एनवेलप या फिर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर नो मेम्ब्रेनर स्ट्रक्चर, नो मेम्ब्रेन, तो इसमें न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये एक प्रकार का न्यूक्लियोलस जो है बिना मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। और ये क्या बनाता है? यही बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में किस तरीके से हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने के लिए इसका फॉर्मेशन करेगा ये आरएनए का, जिसके बाद
प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो ये आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी कि आरआरएनए के लिए इसे मैं ये कह सकता हूं कि ये एक प्रकार की एक्टिव साइट है। ठीक है, तो जो एक्टिव साइट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे। अब हम बात करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल की। तो क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में बात करें तो पूरे न्यूक्लियस का ये कितने % पार्ट होता है बताएं। क्रोमैटिन मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो 40% तक इससे बनता है डीएनए मटेरियल। ये क्रोमैटिन मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो 40% तक डीएनए फॉर्म होता है, लेकिन बाकी बचा 50% और बाकी जो 10% है उससे क्या बनाएंगे, तो डीएनए के साथ साथ इसमें वाइंड अप होता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ बाकी जो भी हमारा 10% है उसमें हमारे ट्रेसेस होते हैं। ट्रेसेस दैट मीन्स किसके ट्रेसेस, हम बात करेंगे ट्रेसेस ऑफ, जैसे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन के साथ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और इसी में भी प्रेजेंट होता है आरएनए का कुछ पार्ट। क्या सिर्फ इतने ही होते हैं, नहीं, कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसमें क्रोमोसोम्स के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन बाइंड अप नहीं होता है, तो इसमें हम उसी 10% पे, यानी कि लगभग 8.5% के अराउंड हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें क्या प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखो कि क्रोमोसोम्स का फॉर्म, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में 40% तक डीएनए, 50% हिस्टोन प्रोटीन, 10% तक उसके ट्रेसेस किसके, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन के, और कुछ आरएनए का भी पार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन इस 10 में से 8.5% के अराउंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्योंकि हर एक पार्ट में हम ये जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड अप ज्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमें पार्ट देखने को मिलेंगे। ये बाइंड अप क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की जरूरत होगी, तो वहां पर हम इसे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसके कुछ क्रोमैटिन मटेरियल के कुछ मेजर पार्ट होते हैं क्या, बताओ। हाँ, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि क्रोमैटिन मटेरियल के कुछ और भी पार्ट हो सकते हैं, तो मैं इसे रफ कर दूं आपके कहने से। चलो ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था क्रोमैटिन मटेरियल की। तो उस क्रोमैटिन मटेरियल में 2 टाइप के पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है यू क्रोमैटिन, इसका नाम सुना है यू क्रोमैटिन का, और यू क्रोमैटिन के साथ साथ एक और होता है, जब भी हम ये ऐसा बात करते हैं यू क्रोमैटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। तो यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहूं कि इसमें कुछ कलर्ड भी दिखाई देते हैं, कलर मतलब कि ये, अगर मैं कहूं कि यू क्रोमैटिन कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, यानी कि अगर मैं कैसा वर्ड लिखूं, लाइटली स्टेन कह सकता हूं। ठीक है, ये होते हैं लाइटली स्टेन, तो और ये होते हैं डार्क स्टेन्ड। अब डार्क स्टेन जो होते हैं, ये इसमें हम कहेंगे कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली या डेमेंसली पैक्ड होते हैं।
तो ये डेंसली पैक्ड, और ये कैसे होंगे, ये होंगे लूज। ठीक है, तो लूज पैक मटेरियल हैं। इन सभी में मैं कहूं कि ये हेट्रोक्रोमेटिन हमेशा इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव स्टेट में कब तक, इंटरफेस में, तो ये इनएक्टिव स्टेट में होता है, जबकि ये ऑलवेज एक्टिव स्टेट में तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हम कहें कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, यू मटेरियल की बात कर रहे हैं, यू क्रोमेटिन की बात करें, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ऐसे ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शनली। अगर मैं कहूं कि ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस होती है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो एक्टिवली जब होते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शनली। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जैसे डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, तो डीएनए से जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उस ट्रांसक्रिप्शन बनने की, जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, उस प्रोसेस में ये यूक्रोमैटिन मटेरियल हमेशा एक्टिव होते हैं, है ना। तो इसको हम याद में रखेंगे। और हमारे पूरे न्यूक्लियस का यूक्रोमैटिन जो पार्ट है, ये इसे हम मेजर पार्ट के नाम से भी जानते हैं कि ये सबसे मेजर पार्ट है। तो ये थोड़ा सा मैं 2 स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव जो यूक्रोमैटिन मटेरियल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन कही कि क्रोमैटिन मटेरियल के कंडेंसेशन के होने के बाद ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन के बाद ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन कैसा है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उसके स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, तो उसमें एक चीज होगा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसका शेप। तो शेप में और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्या हमें पहले से क्रोमोसोम दिखाई देता है। जब हम सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर से, तो सेल डिवीजन में जब हम फेज देखते हैं तो एक होते हैं मेटाफेज, ठीक है, और एक तुम्हें देखने को मिलेगा एनाफेज। तो वो मेटाफेज और एनाफेज वो कहां पर आएगा, जब हम सेल साइकिल की जो सीक्वेंस पढ़ेंगे उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट हम ये समझते हैं कि जो मेटाफेज की कैटेगरी में हम रखने वाले हैं, क्या किस बात की हम बात कर रहे हैं, क्रोमैटिन मटेरियल को। तो क्रोमैटिन मटेरियल का जो बेस्ट स्ट्रक्चर है हमको देखने को मिलता है मेटाफेज में। यानी कि जो एम फेज हम पढ़ने वाले हैं, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं जिसमें सेल का डिवीजन होता है। तो सेल के डिवीजन में हमें मेटाफेज में एक सेकेंड नंबर का ये जो फेज है, इस मेटाफेज में हमें क्रोमैटिन मटेरियल के कंडेंसेशन के बाद ही हमें ये बेस्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, किसका, डीएनए का। और जो उसका शेप है उसे हम देखते हैं एनाफेज में। तो यानी शेप जो होगा वो एनाफेज में दिखाई देगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मेटाफेज में हमें इसका बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, कैसा, मॉर्फोलॉजिकली। तो तुम पूछोगे कि क्या हम इससे पहले क्रोमैटिन मटेरियल के, इससे पहले हम डीएनए को नहीं देख सकते क्या? नहीं, सेल के अंदर डीएनए को देख पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब कब तक इम्पॉसिबल है, जब तक वो इंटरफेस में होता है। इंटरफेस मतलब प्रिपरेटरी फेज में होता है, तब तक हम क्रोमोसोम को नहीं देख सकते, क्योंकि क्रोमोसोम को देखने के लिए उसका डिवीजन और उसका एनलार्ज होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें इस फेज का वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद होता है यहाँ पर एनाफेज की बात करेंगे, तो एनाफेज में उसका कंप्लीटली शेप दिखाई पड़ता है। अब बताएं, इतनी बात समझ में आई? यानी कि मैं बात कर रहा था कि जैसे ये थ्रेड मटेरियल है ना, ये क्रोमैटिन है, और इस क्रोमैटिन को जब हम इसके पार्ट से हम करते हैं तो ये डबल इस तरीके से जो दिखाई देता है। तो जनरली आप लोग ये वाला पार्ट देखते हैं,
लेकिन ये वाला फेस कहाँ पर होता है, ये फेस होता है हमारा इंटरफेस में, और ये होगा हमारा मेटाफेस में। तो मेटाफेस में ही हम देखते हैं क्रोमैटिन मटेरियल अलग अलग दिखाई देता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों क्या हैं, ये उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एंड ऑफ क्रोमोसोम्स ये हैं, और इसे हम मिडिल जो वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ये मिडिल पार्ट में यहाँ पर होता है काइनेटोकोर। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे काइनेटोकोर, या फिर मैं इसे एक वर्ड से और जानता हूँ, इसे ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये क्या बन सकता है यहाँ से क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ से ये अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है, तो वो क्रोमैटिन मटेरियल के नाम से ही जाना जाएगा। बताओ, समझ आया? चलो, कुछ आप लोग रिप्लाई देते रहा करिए, तभी तो मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आया, नहीं तो मुझे आगे बढ़े फिर। क्रोमोसोम के बारे में एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब हम क्रोमोसोम पढ़ते हैं, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। कई केस में क्या होता है कि एक केस बनता है हमारा मार्कर क्रोमोसोम का। मार्कर क्रोमोसोम का मतलब है कि अगर मैं कुछ इसे ऐसे बनाऊं, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ये हमारा हो गया सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के टॉप में ऐसा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें जब दिखाई देने लगे, तो एक्चुअली में ये सेंट्रोमियर की पोजीशन हमको चेंज करनी होती है ना। तो ये जो पोजीशन अगर हम यहाँ पर देखने को मिले, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के ऊपर जो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम क्या कहेंगे, ये है हमारा सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। कौन सा वाला पार्ट, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, 1 और 2, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और ये होगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे बन रहे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। तो अब ये सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के बारे में अगर समझ में आ गया हो, तो मैं ये बताऊं कि अगर ये सेंट्रोमियर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, अगर ये सेकेंडरी है तो ये होगा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जब हम बात करते हैं, तो यही इसी में हम देखते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, एक्टिव या इनएक्टिव। तो हाँ, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव स्टेट में कौन सा पार्ट होता है, जिसे मैं बात कर रहा हूँ हेट्रोक्रोमैटिन की। तो यही हेट्रोक्रोमैटिन है जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव इस फेज में होता है। ठीक है, और जब ये सेकेंडरी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इस सैटेलाइट क्रोमोसोम को, अगर मैं कहूं कि आपको देखना है एक्टिवली, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा एक्टिव और कौन इनएक्टिव होता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है हमेशा इनएक्टिव स्टेट में होता है, जबकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैसा है, एक्टिव स्टेट में होता है। और ये इनएक्टिव स्टेट में, ये एक्टिव स्टेट में होने की वजह से सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये नॉन स्टेनिंग होता है, यानी कि इसे हम स्टेन नहीं कर सकते। अभी हमने देखा ना कि ये लाइटली स्टेन्ड होता है, यानी कि लाइटली स्टेन मतलब दिखाई नहीं देगा, या फिर इसे नॉन स्टेनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टेनिंग की प्रोसेस में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन NOR का शायद तुमने नाम सुना हो, सुना है क्या? एक वर्ड होता है कि NOR, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में NOR यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन तो इस ऑर्गेनाइजेशन रीजन के प्लेसेस पर हम ये क्या फॉर्म करते हैं, यहीं से फॉर्म होता है न्यूक्लियोलस, है ना। तो ये किसकी, ये कौन फॉर्म करता है, सॉरी कौन फॉर्म करता है, न्यूक्लियोलस की तरफ से फॉर्म होता है। न्यूक्लियोलस है इसमें इन्वॉल्व। समझ आया या नहीं?
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था कि क्योंकि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के भी डिस्कशन करूंगा, जैसे क्योंकि इस चैप्टर में हमें न्यूक्लियस के बाद कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं माइक्रो बॉडीज़ की, तो माइक्रो बॉडीज़ एक छोटा सा पार्ट है और उस माइक्रो बॉडीज़ में 2 या 3 टाइप की, जैसे हम प्रॉक्सीसोम पढ़ते हैं, ग्लाइकोसोम पढ़ते हैं, है ना, ग्लाइसोएक्सोसोम पढ़ते हैं और स्पैरोसोम पढ़ते हैं। इनके बारे में जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि अगर स्पैरोसोम की बात करें तो ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज करता है फैट के लिए, कुछ फैट का और कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइसोएक्सोसोम होता है, और उसके साथ ऑक्सीडाइज और कैटालाइज करने के लिए प्रॉक्सीसोम्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो माइक्रो बॉडीज में हमें ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज माइक्रो बॉडीज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक कुछ है नहीं। और इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये भी कैसा रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। मेन पार्ट जो हमारा था कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैसा होता है, स्टेनिंग होता है या नहीं होता है, इसे कौन फॉर्म करता है, न्यूक्लियस फॉर्म करता है, इसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं, सेंट्रोमियर कहाँ होता है, ये किस फेज में हमें दिखाई देता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बता पाएंगे या नहीं। एक्चुअली में इस चैप्टर में इससे ज़्यादा अभी और कुछ है नहीं, वैसे जो था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में इसमें हमने ज़्यादा टाइम इसलिए दिया, 1 से 2 दिन हम डिवीज़न में भी देंगे, क्योंकि ये जो सेल डिवीज़न है ये कई अलग अलग फेजेस में, कई एग्जाम चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कितना इसका वेटेज है। सेल को पढ़ने का सबसे बढ़िया ये है कि इसलिए हमने इसमें ज़्यादा समय भी लगाया कि जब हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न, तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सेल डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न का जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर बता दूंगा कि किन किन एग्जाम्स में, किन चैप्टर्स में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक चैप्टर के पढ़ने से आपके बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर के क्लियर होने वाले हैं, तो कुछ हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन बेसिक इंट्रोडक्शन में इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें पता होना चाहिए नीट के एग्जाम के ठीक पहले कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर आपको वेटेज नहीं पता है तो आप उसे कितना भी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि ऐसे ऐसे चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं जहाँ पर जिसके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है जिस चैप्टर से। तो जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, हम उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ने का मीन्स है कि हम उन पॉइंट्स को जरूर पिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। ये नीट का एग्जामिनेशन एक जर्नी की तरह है। जर्नी किस तरीके से कि अगर मैं कहूँ कि किसी चैप्टर को आप प्रीवियस ईयर को आप क्वेश्चंस को पिक कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पिक करने के जस्ट बाद आप एक बात तो ध्यान से देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से अगर पूछा गया है तो नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। यानी कि अगर कोई चैप्टर में, जैसे मैंने कहा सेल के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो सेल के न्यूक्लियस के एक पार्ट को अगर उसने पूछा है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो दूसरे पार्ट को पूछे,
नेक्स्ट ईयर उसके तीसरे पार्ट को पूछे। तो एक जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या पता करने की कोशिश करते हैं कि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं था, अब इसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हमेशा हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से हमें सिर्फ ये अंदाजा लगता है कि अब क्या आने वाला है। क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं, रिपीटेशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आगे की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो इस बात का ध्यान रख पाएंगे कि हम अब क्या पढ़ना चाहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उस पार्ट पर ही ज्यादा फोकस करूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उससे आगे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक हो सकते हैं इस चैप्टर में। और ये एक बहुत छोटा चैप्टर है, हो सकता है कल इसे हम खत्म भी कर दें, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। अब कॉन्सेप्ट इसमें अगर मैं कहूं कि इससे पॉसिबिलिटी 2 से 3 क्वेश्चन की है, इससे कहीं ज्यादा फायदा होगा हमें किसमें, अदर चैप्टर के लिंकेज में। लिंकेज किस तरीके से कि अगर मैं कहूं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें इसकी लिंकेज मिल सकती है, तो कभी तुमने सुना है कि प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हम प्लांट सेल के डिवीजन के बारे में भी बात करते हैं। तो सेल डिवीजन यहां पर भी आया, ठीक है। जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो एक पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक नीट के एस्पिरेंट को इतना पता होना चाहिए कि एक चैप्टर के लिंकेज कहां कहां पर हैं और उसे हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल प्लेसेस पर, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहां पर भी इसका यूटिलाइजेशन होगा। और कहां लिंकेज है, अगर मैं एक बात करूं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में इसकी भी लिंकेज है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के बीच में जो डिवीजन होता है, एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, इन सारी चीजों में, तो क्या सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में नहीं, रिप्रोडक्शन के एक और पार्ट जिसमें जो हमारे 12th क्लास वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ अब एक बात बताओ कि ऑर्गेनिजम्स में, फ्लावरिंग प्लांट में और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो इन चैप्टर के साथ लिंकेज है। और इनका लिंकेज है, इसका मतलब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस चैप्टर से कह रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन, और अदर लिंकेज के बेसिस पर 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेड हो सकता है। 5 क्वेश्चन इज नथिंग, मैं ये कह सकता हूं क्या कि इतने कम भी नहीं है। 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं हमारे नीट के एग्जाम के लिए और हमारी रैंक को ऊपर या नीचे करने के लिए। इसमें मेनली कॉन्सेप्ट किस पर फोकस करना है सबसे ज्यादा, अभी तक के मैंने रिसर्च की और उस रिसर्च के अकॉर्डिंगली इसमें तुम्हें ध्यान रखना है 2C क्या होता है, 4C क्या होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट 2C और 4C मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 2C और 4C के साथ एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के साथ साथ टाइप्स ऑफ मियोसिस, टाइप्स ऑफ मियोसिस। तो कुछ लिखो या ना लिखो, आपके चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारी कॉपी में हो, जिससे हमें पता चले कि ये हमारे मोस्टली कॉन्सेप्ट हैं जो लास्ट मिनट में हमें देख के जाना होता है, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी कॉन्सेप्ट हैं जो हम एनसीईआरटी से बाहर को भी करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे चेक पॉइंट की, चेक पॉइंट की, है ना, पॉलीप्लॉइडी लेवल की, पॉलीप्लॉइडी के साथ साथ एपीसी की, एपीसी पॉलीप्लॉइडी,
तो ये कुछ एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करना है। और इसको फोकस करने से पहले हमें मेनली सेल साइकिल के ऊपर डिस्कस करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है हमें, क्योंकि किसी भी ग्रोथ के लिए, किसी भी का मतलब है कि जब भी मैं बात करूंगा किसी भी, दैट मीन्स सेल की ग्रोथ के लिए हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फॉर्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, तो क्या ऐसे ही बन गया? नहीं, सेल के डिवीजन से ही वो फॉर्म होगा। सेल डिवीजन से अगर वो फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं डिवीजन के फॉर्म में हम उसमें देखते हैं। तो डिवीजन होगा, यानी कि हम पहला फेज कौन सा देखते हैं? जाइगोट होता है ना, एन और एन से मिलकर बनता है 2n, जो क्या बन रहा है? एक मियोसिस की प्रोसेस में हम देखते हैं मियोसिस, इसीलिए मैंने कहा कि मियोसिस 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइगोट से एक क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से एक पार्ट बनता है, और फिर उसमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मल्टीपल होंगे, और मल्टीपल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के बाद हम क्या देखते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। इसीलिए एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? सेल डिवीजन के लिए। तो हम क्या क्या करते हैं कि सेल का डिवीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेल की ग्रोथ के लिए। हमारे सेल का डिवीजन और सेल की ग्रोथ, तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे हमारे सेल के डिवीजन के लिए। कौन से? पहला होगा सेल डिवीजन, डिवीजन के बाद उसकी ग्रोथ। तो डिवीजन और ग्रोथ अलग अलग ही क्यों कहा मैंने? इसको ध्यान से समझो जरा कि डिवीजन अलग है और ग्रोथ अलग है। किस तरीके से? कि अगर मैं कहूं कि जैसे ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को मुझे डिवाइड करना है, तो मैं हर बार इसे हाफ डिवाइड करता जाऊंगा, तो इसका जो अमाउंट है, इसका जो मटेरियल है, वो कम होता जाएगा या नहीं? ठीक है, लेकिन कम होने के प्लेस पर हम तो देख रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहले अपने अमाउंट को डबल करेगा और फिर डिवाइड होगा। अमाउंट को डबल करने से क्या है कि मल्टीपल टाइम्स जब वो डिवाइड करेगा तो अपने अमाउंट को डबल करके, ऐसा हो कि जैसे मेरा ये वेट है, ठीक है, अपने वेट को मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करना है मुझे, तो पहले मैं उसे डबल करूं और फिर आधा कर दूं। इसका मतलब है कि मैं बोर्ड पर ही बनाकर दिखाता हूं, तो मैं समझ में आएगा। इसको समझना जरूरी है कि सेल डिवीजन के हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होते हैं और उसकी ग्रोथ क्या होती है, क्योंकि हमें सेल साइकिल के साथ सेल डिवीजन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें साथ ही साथ ग्रोथ भी पढ़ना है। और ग्रोथ हम कहाँ पर देखते हैं? ग्रोथ देखेंगे जिन चैप्टर्स को हमने देखा वहां पर हमें इसके ग्रोथ के बारे में, इसका एप्लीकेशन पार्ट देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, मैं यहाँ पर उसकी व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने? ऑब्जर्व किया सबसे पहले कि एक जो सिंगल सेल था, सिंगल सेल ने क्या बनाया? जाइगोट। और जाइगोट से फिर हम क्या बनाते हैं? जाइगोट एक डेवलप होके और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद ये क्यों हुआ, ये पता चला कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि सेल डिवीजन हो रहा है ना, सेल डिवीजन अकर। तो अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया, तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं? इवेंट्स क्या क्या हैं? क्या हमने कंक्लूड किया? इवेंट्स हैं, एक है सेल डिवीजन और दूसरा है सेल की ग्रोथ। सेल डिवीजन और सेल की ग्रोथ अब क्या बताती है? इसका मतलब है कि जैसे ये एक सेल था, इसने बनाए दो अदर सेल, तो दो अदर सेल कौन से हैं? इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल।
तो इन्होंने दो डॉटर सेल बनाए, तो इसका अमाउंट क्या आधा आधा हो जाएगा? नहीं, इसके अमाउंट को आधा नहीं करना है। जो अगर पहले, जैसे मैं एक बॉक्स बनाता हूं, इस बॉक्स को मैं आधा करूंगा, फिर आधा करूंगा और आधा करता जाऊंगा, तो इसका अमाउंट कम होता जाएगा। लेकिन हम क्या करें, एक ही सेल के अमाउंट को फिर डबल करें और फिर उसे दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दैट मीन्स कि उसके अमाउंट को डबल करना जरूरी है। अमाउंट को डबल करेंगे तभी उसकी ग्रोथ मानी जाएगी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ग्रोथ कर रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में, तो एक सेल का क्या हो रहा है, एक सेल, ये एक सेल है मान लिया, ठीक है, एक सेल से क्या हुआ, इसके अमाउंट को मैंने डबल किया। तो क्या क्या डबल करते हैं, यानी कि इसे हम डीएनए, डबल मतलब यहां पर मैं एक वर्ड का यूज करूंगा, सेल रेप्लिकेशन का। तो डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, उसके साथ इसकी ग्रोथ भी होगी। तो पहले मुझे सेल का ग्रोथ करना होगा, तभी उसका मैं सेल को डिवाइड कर सकता हूं। तो अब ये देखो, ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है ना। और ये क्या है, टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। और ये सेल, दो सेल यहां से अगर आने के बाद फिर से डिवाइड होंगी या नहीं? तो अगर ये सेल वापस से डिवाइड होने वाली हैं, अगर ये सेल वापस से डिवाइड होने वाली हैं, दैट मीन्स ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हमने क्या क्या देखा कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के बाद उसने दो डॉटर सेल बनाई, दो डॉटर सेल भी एक इंडिविजुअल सेल होती हैं, वो भी फर्दर डिवाइड करेंगे, है ना, और वो भी फर्दर ग्रोथ होगी। तो इसमें ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें एक साइटोप्लाज्म होता है और एक डीएनए होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा, डीएनए के रेप्लिकेशन को मैं कौन सी ग्रोथ का नाम देता हूं, बताओ जरा। डीएनए के रेप्लिकेशन को मैं किस ग्रोथ का नाम देता हूं? डीएनए के रेप्लिकेशन को मैं कहूंगा ये है हमारी जीनोमिक ग्रोथ, ठीक है। और दूसरी ग्रोथ जो होती है, जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसके एंजाइम्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, सभी को साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यानी कि डीएनए तो हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, जीनोमिक ग्रोथ, ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन बाकी जो है साइटोप्लाज्म के पास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसलिए मुझे एक वर्ड और याद रखना है, दूसरा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यहां तक समझ में आया कि किस तरीके से हमें ये देखना है। अब ग्रोथ कितने टाइप की होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रोथ में हम किस तरीके से देखते हैं कि सेल डिवीजन किस तरीके से होगा। सेल डिवीजन होगा हमारे 2 से 3 अलग अलग टाइप में। एक होता है सीक्वेंशियल, ठीक है, दूसरा होता है कोऑर्डिनेटेड, और कोऑर्डिनेटेड के साथ साथ थर्ड होगा जीनोटिक कंट्रोल। तो अगर मैं जीनोटिक कंट्रोल की बात करूं तो वहां पर जीन का, जेनेटिक मटेरियल का कंट्रोल होता है, ये एक्सेसिवली अमाउंट में डबल नहीं होता है ना। इसका कोई एक सीक्वेंस जो होगा वो एक फिक्स मैनर में होता है, ऐसा ही नहीं है कि मल्टीपल टाइम्स जितना मन चाहे हमने बढ़ा लिया। तो इसका ड्यूरेशन भी फिक्स होगा, इसके जो चेंजेस होंगे वो भी फिक्स होते हैं और उसका सीक्वेंस भी फिक्स होता है। कहीं तुमने देखा कि पहले सेल है उसने डिवाइड कर लिया फिर आराम से ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसका ये सीक्वेंस भी फिक्स है, इसका टाइम भी फिक्स होता है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, यानी कि किसी भी एनिमल में, किसी प्लांट में सभी के सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स में, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है हमारे सेल डिवीजन में। तो क्या सेल डिवीजन की बारे में हम प्रोकैरियोट्स में देख पाते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें उसका कोई सीक्वेंशियल मैनर नहीं होता, क्योंकि उसमें एक डीएनए जो मटेरियल है वो तो बिना एनवलप के है, बिल्कुल किस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल मिक्स्ड अप होता है।
तो वहां पर हम उसके सीक्वेंस का पता नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए जो भी हम सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो क्या है एक्चुअली में, वो होगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के सेल डिवीजन के बारे में चलो और भी कुछ बात करते हैं। समझ में तो आ रहा है या नहीं? रिप्लाई दो। कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछो। आई एम वेटिंग। चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया है, इसलिए आप लोग जवाब नहीं देते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट, है ना। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में इसमें हम इस कौन कौन से इवेंट होंगे, यानी कि मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा फीचर्स की। तो फीचर्स क्या होते हैं सेल डिवीजन के? तो फीचर्स हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है कि ये होता है सीक्वेंशियल। ये होता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल के साथ साथ ये इसमें हम कहेंगे कि कौन सा सीक्वेंस की बात करेंगे। सीक्वेंस के साथ साथ ये होता है कोऑर्डिनेटेड, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, किसी भी तरीके से इसका सीक्वेंस हमें फिक्स रखना है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स रखना है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड के साथ साथ इसका थर्ड पार्ट होता है जिसे मैं कहूंगा जीनोटिक कंट्रोल। जीनोटिक कंट्रोल, ये तीन पार्ट हमें, ये तीन फीचर हमें याद रखने हैं। यानी कि सीक्वेंशियल कैसा होता है कि पहले क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के साथ साथ फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद ही होता है सेल डिवीजन। तो ये हमारा एक सीक्वेंस है कि डीएनए का रेप्लिकेशन पहले नहीं होगा, या फिर सेल डिवीजन पहले नहीं होगा, या फिर ग्रोथ नहीं होगा। इसमें से ग्रोथ में स्पेसिफिकली याद रखना है कौन सी, हमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ पहले होगी, ठीक है। और ये एक कैसी प्रोसेस है एक्चुअली में, जब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है हमारी कंटिन्यूअस ग्रोथ। ये ग्रोथ कभी नहीं रुकती, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम कहेंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ। उसके बाद मैं कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, एक ओ और आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड। तो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स के साथ साथ इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ इसमें होने वाले चेंजेस भी फिक्स हैं, यानी कि अपने मन से कोई भी काम नहीं हो सकता है, पहले से वेल मैनर में इसे अरेंज किया गया है, ठीक है। और इसका जीनोटिक कंट्रोल, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन जो होगा जीन्स का, उसके होने वाले म्यूटेशंस में, म्यूटेशंस को हम नहीं कह सकते, अदरवाइज सारे जीन्स जो हैं एक फिक्स्ड मैनर में ही चेंज होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक जनरेशन में अगर किसी का हेड का जो साइज है कुछ मेरे बराबर है, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ इतना बड़ा हो जाए, इसमें इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इतना ग्रोथ की वजह से नहीं है, यानी कि एक जो चेंज का मैनर है वो बिल्कुल भी कैसा होगा, एक फिक्स मैनर में होता है। चलो, यानी कि जब हम बात करेंगे, अगर एनसीईआरटी में भी देखो तो ये सारे लाइंस एक एक से लिखे हुए होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए
एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन क्या है कि सेल साइकिल कहाँ पर होती है, सेल साइकिल किस में होती है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत देर से मुझे लग रहा था कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये भी थोड़ा सा आइडिया रहे। तो मैं कहूंगा कि अभी तक जो हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है, सेल साइकिल अकर्स इन, ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक एग्जाम्पल लूंगा मैं नॉस्टॉक का, दूसरा एग्जाम्पल होता है अल्ब्यूगो का, अल्ब्यूगो, और कौन सा ले लेते हैं, एक लेते हैं TMV, एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। इनके नाम सुने। अब बताओ सेल साइकिल किस में होगी, ये हमारा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट मतलब ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अभी मैंने बताया था कि सेल डिवीजन किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में होता है या यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में हम नहीं देखते हैं, सेल डिवीजन होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स में भी होता है। इसका आंसर दे पाओगे, A, B, C एंड D। चलो मैं ही बता देता हूं, जो हमारा नॉस्टॉक होता है एक्चुअली में ये है हमारा बैक्टीरिया, अल्ब्यूगो जो है ये है फंगस, TMV यानी कि ये एक प्रकार का वायरस है, और स्ट्रेप्टोकोकस ये भी एक बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, वायरस तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, बैक्टीरिया नॉस्टॉक भी है, यानी कि फंगस जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल के कैटेगरी में आता है। और इसीलिए हमारा एग्जाम्पल सेल साइकिल हम किस में देख पाएंगे, हम सेल साइकिल देख पाएंगे अल्ब्यूगो में। तो ये एक प्रकार का अल्ब्यूगो क्या है, एक फंगस है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा ट्रिक हमें समझनी होगी, क्योंकि कोई एग्जाम्पल्स जब हम देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल तो हमें सिंपली मालूम था कि यूकैरियोट्स में होता है ना, इसीलिए। तो ये बाकी चीजें हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कितने फेज होते हैं सेल साइकिल के, तो फेजेस सेल साइकिल क्या करते हैं, फेजेस हम क्यों पढ़ते हैं, अगर उस फेज में, यानी कि फेजेस का मतलब है कि सेल साइकिल में होने वाले सारे चेंजेस, यानी कि डिवीजन में होने वाले चेंजेस, यानी डिवीजन के रास्ते में जो भी चेंजेस तुम्हें देखने को मिलते हैं वो हमारे क्या हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। और सेल साइकिल क्या है एक्चुअली में, अगर मैं एक लाइन में छोटा सा डेफिनेशन कहना चाहूं तो वो होता है चेंजेस। किसका चेंजेस, चेंजेस इन सेल, सेल में होने वाले चेंजेस। कौन सेल में होने वाले चेंजेस, किस फेज की बात कर रहे हैं हम, एस सेल डिवीजन, ठीक है। और इसी सेल डिवीजन को हम किस में बांटते हैं, इनटू फेजेस। तो अगर हम फेजेस में इनको चेंज कर देते हैं तो इसी को जो होने वाले चेंजेस हैं वो हम क्या कहेंगे, सेल के फेजेस। लेकिन इसमें होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 फेज। अब कहेंगे कि हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं, एनाफेज, टीलोफेज, है ना, मेटाफेज, इन सारी चीजों के बारे में, प्रोफेज भी है। तो ये सीक्वेंशियल मैनर में हमने इतने सारे पढ़े हैं, तो ये इतने सारे कहाँ से आ गए फिर, नहीं, वो उसी 2 साइकिल का 2 फेज का डिवीजन होगा। कौन सा, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एम फेज। एम फेज और एम फेज
इसी को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सेल ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है? माइटोटिक फेज। लेकिन जब हम माइटोटिक फेज की बात कर रहे हैं और इंटरफेज की बात कर रहे हैं तो यही है हमारा वो फेज जैसे कि नेक्स्ट डिवीजन के लिए, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये एक सेल है और इस सेल में एक डिवीजन होता है और ये है मेरा एम फेज जहां पर होगा सेल डिवीजन, तो सिर्फ सेल डिवीजन इतना ही होता है। लेकिन ये बाकी जो फेज हमें बाकी है इतना, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो सेल डिवीजन नहीं होता है तो क्या होता है? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। किस तरीके से एग्जांपल देता हूं कि हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमारा मार्च में एग्जाम, मई में एग्जाम होने वाला है, तो मई में एग्जाम होने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरे टाइम ड्यूरेशन का छोटा सा पार्ट जहां पर हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं और अपनी चीजों को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो पहले भी सारी चीजें पढ़े हैं उन सभी को यूटिलाइज करते हैं। दैट मीन्स कि हमने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट की है? जैसे लास्ट मई से, ठीक है। तो लास्ट मई से लेके और जनवरी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ा, ठीक है। सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हमने क्या किया कि दोबारा से उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। यूटिलाइजेशन का मीन्स कि हमने जो चैप्टर पढ़े, जैसे सेल तुमने पहले भी पढ़ा होगा, सेल डिवीजन पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम उसे उस फास्ट ट्रैक में और उसको यूटिलाइज करके और लास्ट में एक दिन एग्जाम जाकर देते हैं, है ना। यानी कि हमारा प्रिपरेटरी फेज, सबसे प्रिपरेशन का फेज सबसे ज्यादा क्या होता है? लंबा होता है। फिर लास्ट में आने के बाद आखिरी के कुछ दिनों तक हम उसको यूटिलाइजेशन करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाइड होती है। इंटरफेस जो होता है प्रिपरेटरी फेज होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। यानी कि एक फेज ऐसा होगा, यानी कि एंड ऑफ डिवीजन, यहां से डिवीजन का एंड हो गया, ये मेरा है एंड ऑफ डिवीजन, और यहां पर है स्टार्ट डिवीजन। तो इंटरफेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये इंटरफेस एक ऐसा फेज है, यानी कि मैं इसे कहूंगा एक टाइम पीरियड है। किस चीज का टाइम पीरियड है? एंड ऑफ द डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ द डिवीजन, इन दोनों के बीच का ये जो फेज है यही इंटरफेस होता है। समझ में आया? यानी कि एक होगा इंटरफेस और दूसरा होगा एम फेज। तो इंटरफेस की बात हम करते हैं तो एंड ऑफ द डिवीजन और स्टार्ट ऑफ द डिवीजन, यानी डिवीजन का वो फेज जहां पर डिवीजन तो नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, ठीक है। डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं किस चीजों के बारे में? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सबसे पहले पार्ट हम करते हैं कि सेल को हम डबल करेंगे, उसके अमाउंट को डबल करेंगे, डीएनए को डबल करने वाले हैं, यानी सभी का रेप्लिकेशन होगा, है ना। एंजाइम्स का रेप्लिकेशन होगा। क्यों? दो न्यूक्लियस बनाने हैं तो सभी को हमें इक्वल अमाउंट में देना भी तो है। एंजाइम्स के साथ साथ और किस चीजों का रेप्लिकेशन, यानी कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया है तुम्हारे पास, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सभी चीजों का रेप्लिकेशन भी करना है। तो इन अलग अलग रेप्लिकेशन करने के फेज में क्या डिवीजन के फेज में हम लास्ट में करेंगे? नहीं, डिवीजन का फेज हमने इसीलिए सेपरेट कर दिया। तो ये सेपरेट किसने किया? एक्चुअली में जो चेंजेस हो रहे थे उन्हीं फेजेस को हमने कुछ नेम दे दिए हैं। तो क्या क्या नेम दे दिए हैं? तो नेम से पहले मैं ये बता दूं तुम्हें कि ये जो एम फेज होता है ये सिर्फ 5% होगा, यानी कि 95% प्रिपरेशन का फेज। यानी कि आप अपने तैयारी में कितना समय लगाते हैं? 95% प्रिपरेशन में, और 5% डिवीजन वाला फेज होता है, जहां पर हम फास्ट ट्रैक रिवीजन जो करते हैं एक्चुअली में वो 5%, जहां पर हम अपने आप को मोल्ड कर पा रहे हैं। तो वैसा ही केस होता है सेल डिवीजन में भी, ठीक है। तो 95% किसका?
इंटरफेस का, और 5% किसका, एम फेज का। अब हम बात करेंगे एम फेज के बारे में, डिवीजन में जो सबसे ज्यादा है हम उसे पहले पढ़ें। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटरफेस, इंटरफेस को भी हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, और फिर होता है G2 फेज। G इज नथिंग बट गैप 1 कहते हैं इसे, ठीक है। और D यहां पर S फेज इसे क्यों कहते हैं? S फेज में DNA को जब हम डबल कर रहे होते हैं, DNA डबल होता है, यानी कि DNA को डबल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? DNA का डबल मतलब एक नया DNA बनाना, यानी कि सिंथेसाइज करना। तो हम सिंथेसाइज करने की वजह से इसे हम S फेज का नाम देते हैं। और G2 मतलब गैप 2, यानी कि गैप होने वाला है। गैप किसके बीच का गैप? हमारे एंड ऑफ द डिवीजन और रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो गैप होता है वो टाइम डिवीजन, उसे हम G1 फेज कहते हैं, ठीक है। चलो इसको अलग से हम एक सर्कल बनाकर देखते हैं। ये मैंने एक सेल बना लिया, ठीक है। अब इस सेल में एक फेस को मैंने यहां से कट किया जिसका नाम है एम फेस। ये पार्ट होता है, ये पार्ट मैंने लिया, ये है G1 फेस, ये होगा S फेस, और ये होगा G2 फेस। अब इनमें एक एक से इन सभी की बातें करते जाएंगे। किस तरीके से G1 फेज की बात करेंगे? G1 फेज एक्चुअली में है क्या? G1 फेज के बारे में कहेंगे कि ये है गैप 1, गैप 1 फेज। किसके गैप के बीच की बात कर रहे हैं हम? एंड ऑफ द डिवीजन, यहां पर होता है ना गैप 1, बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट। कौन सा, क्या स्टार्ट करना है? यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तो स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, ये G1 फेज का काम है। तो एस फेज का काम क्या है? तो मैंने कहा स्टार्ट कर, इससे ये समझ में आ जाता है कि यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा? एस फेज में। अब डीएनए रेप्लिकेशन तो कर लिया, लेकिन ये एक सिंथेसिस फेज है, तो इसे हम G1 फेज को एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहेंगे प्री सिंथेसिस फेज। ऐसा क्यों कहने वाले हैं प्री सिंथेसिस फेज? प्री सिंथेसिस फेज के कहने का रीजन भी है। रीजन क्यों? क्योंकि डीएनए को जब बनाना है उसके लिए कुछ हमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनटीपीस, ये सारी चीजों का जरूरत होना, उसके फॉर्मेशन, उसके सिंथेसाइज होना बहुत जरूरी है। और उसका सिंथेसाइज कहां पर होगा? G1 फेज में। जब हम कोई चीज प्रिपेयर कर लेते हैं तभी तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग खाना बनाते होंगे घर पे, ठीक है। तो जो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के पहले क्या करते हैं? पहले उसकी प्रिपेयर करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं। बाजार से सब्जी लेकर आएंगे, उसे काटेंगे, उसे धोएंगे, उसके लिए सारी प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाकर बनाते हैं। तो अगर किसी चीज को बनाना है उसके लिए हमें प्रिपेयर होना होता है। तो जब भी कोई भी फॉर्मेशन होगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा कि डीएनए अगर बन रहा है तो उसकी प्रिपरेशन उससे पहले वाले फेज में कंप्लीट हो जाएगी। डीएनए के बाद माइटोकॉन्ड्रिया बनना है तो उसकी प्रिपरेशन उसके पहले वाले फेज में कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए हम डीएनए को एक मेन पार्ट मानकर चलते हैं इसमें, जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं? डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के जस्ट पहले सिंथेसाइज क्या होगा? तो इसमें यूज होने वाले सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, है ना, और सेल ऑर्गेनेलिज भी। लोग कहते हैं कि प्री सिंथेसिस फेज में सेल ऑर्गेनेलिज नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सेल ऑर्गेनेलिज तो यहां पर भी बनेंगे, ठीक है। तो क्या
कैसे कैसे बनने वाले हैं वो भी देखते हैं। तो ये होगा प्री सिंथेसिस फेज, और इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट सिंथेसिस फेज। और इन सारी चीजों को आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इन सभी में टाइम कितना लगता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि टाइम कितना लगता है। टाइम का मतलब है कि हमारे पास 4 फेज हैं, 4 फेज में एम फेज से लेकर और G2 फेज तक, इन सभी में हम कहते हैं कि एक एनिमल सेल में एनिमल सेल में 24 आवर्स लगते हैं। तो एनिमल सेल में अगर 24 घंटे लगते हैं तो हम बात करेंगे, यीस्ट में ये हालांकि टाइम बढ़ जाता है, यीस्ट की बात करें तो वो 90 मिनट्स तक चला जाता है, लेकिन हम एनिमल सेल की, अदर एनिमल सेल की बात करें जो यूकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ऐसा एक्सेप्शन अभी हम बात कर रहे हैं यीस्ट की, वो 90 मिनट्स तक होता है, लेकिन ये 24 घंटे तक हो सकता है। तो ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा मैंने कहा कि ये तीनों 95% है, तो 5% में यानी कि लगभग लगभग 1 घंटे इसे लगेगा, और बाकी 23 घंटे इन सभी को लगने वाले हैं। तो G1 फेज में 8 से लेकर 12 घंटे तक हम इसे काउंट करते हैं। तो ये हो गया 5%। तो 8 से 12 घंटे ये लगभग कितना परसेंट हुआ, 33 से लेकर 50% तक के बीच में ये काउंट हम कर सकते हैं, यानी कि 8 से 12 घंटे। क्योंकि सबसे लंबा फेज जो होता है इन चारों फेज में G1 फेज को ही माना गया है, G1 फेज ही सबसे लंबा फेज है। अब उसके बाद 6 से 8 घंटे लगते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो 6 से 8 घंटे, ये 100 में से कितना परसेंट हो गया, ये 25 से लेके 33% तक हम इसे काउंट करेंगे। और फिर कितना बच गया, लास्ट में 3 से 4 घंटे इसमें भी लग सकते हैं G2 फेज में, और फिर वो एंटर कर जाएगा डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये 3 से 4 घंटे कितने परसेंट हो गया, लगभग 15%, ठीक है, 15% के समथिंग। तो ये टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है, जिसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इसमें ये है कि इन सभी में मोस्ट वेरिएबल फेज कौन सा होता है, सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पर होते हैं। तो मोस्ट वेरिएबल चेंज है हमारा G1, यानी कि इसे मैं कहूंगा मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया मोस्ट वेरिएबल फेज। अब मोस्ट वेरिएबल फेज के बाद अब इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो क्या वेरिएबल है तो चेंजेस तो होंगे ना, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इन सभी में जो हम बात करें कि चेंजेस कौन कौन से होते हैं। अच्छा, चेंजेस से पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरफेस है इसे ही हम कंप्लीट इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। यहां पर लिख देता हूं, इंटरफेस को ही हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपके साल भर की प्रिपरेशन का, उसमें आप साल भर रेस्ट ही तो कर रहे थे या नहीं। तो इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। हालांकि सिर्फ नाम है रेस्टिंग फेज, यहां पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सिर्फ नाम करने के लिए नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हम साल भर आराम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे थे, तो वो हमारे चेंजेस ही तो हैं। तो गैप 1 फेजेस की बात करें तो गैप 1 में कौन सा होता है, गैप 1 में होगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक चेंज होगा, इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज डबल होते हैं। तो सेल ऑर्गेनली की डबल होने की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनली। तो क्या सभी चेंज हो जाते हैं, नहीं, सारे चेंजेस नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल में मैं बात करूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें, ये 2 चीजें हैं जो स्पेसिफिकली G1 फेज में हमें याद रखनी है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली G1 फेज में याद रखनी। 1 मिनट बेटा, मैं आया।
चलो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे गोल्जी बॉडी की, लेकिन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है, इसके रिक्वायरमेंट के लिए भी हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम, और एंजाइम के साथ साथ इसकी कौन सी ग्रोथ होगी, ग्रोथ के रिक्वायरमेंट के लिए अगर एंजाइम और बाकी न्यूट्रिएंट की भी जरूरत पड़ रही है। तो न्यूट्रिएंट ही हम क्यों फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें डीएनए बनाना है। तो इसी फेज में हम क्या जानते हैं कि कौन सी पार्ट होंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दोनों केस होने वाले हैं किसमें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमारे G1 फेज के अंदर। ठीक है, तो G1 फेज को इसीलिए हम मोस्ट वेरिएबल कहते हैं, जहां पर न्यूट्रिएंट भी बन रहे हैं, न्यूट्रिएंट के साथ अदर एंजाइम्स भी, अदर एंजाइम्स के साथ साथ भी उसमें म्यूटेशंस भी हो सकता है, और म्यूटेशन के साथ साथ वेरिएबल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो अब म्यूटेशन के बाद हमने देखा कि म्यूटेशन है, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं यहां पर एक वर्ड बता ही देता हूं कि ये है हमारा डीएनए, क्रोमैटिन मटेरियल से कंडेंस होकर हमने बनाया है। ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए से बनेगा क्या, आरएनए, और आरएनए से भी हम बनाएंगे प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यहां से यहां पर हम देखेंगे तो ये होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस की फेज स्टार्ट हो गई हमारे G1 फेज में ही। और G1 फेज में स्टार्ट होने की वजह से हम यहां पर देखते हैं कि साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल डबल, ER एंड गोल्गी बॉडी, साथ में एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, ये सारा हम प्रिपेयर कर रहे हैं। म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें म्यूटेशन होने के बाद भी कुछ एक फेज और होता है जिसे हम, आप लोगों ने सुना होगा G0 फेज के बारे में। G0 फेज क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूं कि किस चीज का G0 फेज की बात कर रहे हैं। एक होता है कंटिन्यूअस फेज। आप लोगों ने बहुत सारी सेल चीज के बारे में सुना है कि सेल जो होती है परमानेंट भी हो जाती है। कुछ फेजेस ऐसे होते हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूअस मैनर में डिवीजन होती हैं। ठीक है, तो डिवीजन कुछ सेल होती हैं जो कंटिन्यूअस मैनर में होती हैं, कुछ परमानेंट फेज में चली जाती हैं, और कुछ रुक जाती हैं, है ना। यानी कि कंटिन्यूअस फेज की जब हम बात करें तो जैसे ईजोफेगस में होने वाली जो फेज, ईजोफेगस में होने वाली जो लाइनिंग है, प्रेजेंट जो लाइनिंग है, वहां पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है। अगर मैं बात करूं सोमैटिक सेल की, हमारे कंटिन्यूअसली सोमैटिक सेल जैसे लिवर में होता है। ठीक है, और इसके साथ इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो कुछ परमानेंट सेल भी होती हैं। परमानेंट सेल का मतलब है कि ये सेल साइकिल अब डिवाइड नहीं होगी, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाना। एक टाइम के बाद कंटिन्यूअस सेल साइकिल बंद हो जाती है। सेल साइकिल बंद होने की वजह से वो टफ हो जाती है, जिसे हम डेड सेल का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो जो डेड सेल है एक्चुअली में वो है क्या, वो एक परमानेंट सेल है। जैसे हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू कब बनता है, टिश्यू एक्चुअली में है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं एक्चुअली में वही तो हमारे परमानेंट टिश्यू को बनाने का काम करते हैं।
तो परमानेंट टिश्यू कब बनेगा? उस डेड सेल से। जैसे एक प्लांट में हम बात करते हैं कॉर्क सेल की, ठीक है, तो जो कॉर्क सेल होता है वो भी डेड है, यानी कि उसकी सेल साइकिल कैसी हो गई है? अब बंद हो गई है। तो इसका मतलब है कि परमानेंट सेल साइकिल भी ऐसी होती है जो फिक्स्ड हो जाएगी। दूसरा क्या होता है? दूसरे सेल साइकिल में हम बात करें कि ये एक कंटिन्यूड मैनर में हम डिवाइड करते रहें, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम कंटिन्यूड मैनर में चल तो रहे हैं, लेकिन चलते चलते कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आएगा हमारे बीच में कि हम कुछ देर के लिए थक जाते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सेल की, तो सेल में थक जाने का मतलब है कि कुछ फेज बीच में रुक गए, कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट में चले जाते हैं, है ना। तो वही है हमारा G0 फेज, जिसे हम G0 या G0 फेज कहते हैं, ये है इंट्यूजन फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो G0 फेज है एक्चुअली में यहां पर कुछ समय के लिए सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, और सेल साइकिल अरेस्ट होने के बाद दोबारा से वो स्टार्ट हो जाती है। ये G0 फेज का मैं एक कॉन्सेप्ट तुम्हें फिर से बताऊंगा, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूं और फिर इसके बाद हम सेल साइकिल का नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसे मैं रिपीट करने से पहले ये बता दूं कि हमें रखना है किन फेज के बारे में। ये जो पार्ट है माइटोटिक फेज में भी पढ़ेंगे, एम फेज के बारे में, और अगर तुमने माइटोटिक फेज अच्छे से पढ़ लिया, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज, इसे अच्छे से पढ़ लिया तो मियोसिस फेज हमारा चुटकियों का काम है, ठीक है। इसीलिए हम देखो सेल साइकिल में कितने फेज? 4 फेज, एम फेज, G1, एस फेज और G2, ठीक है। मोस्ट वेरिएबल होता है G1 फेज, मैक्सिमम टाइम इसी में काउंट होगा। यहां पर मैक्सिमम टाइम के साथ साथ जब हम एस फेज के बारे में बात कर रहे थे तो यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन है, इसीलिए ये हमारा सिंथेसिस फेज होता है। तो ये होगा प्री सिंथेसिस और उसके बाद वाला पोस्ट सिंथेसिस, ठीक है। और ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पहले सबसे पहले इंटरफेज ही होता है, नहीं, एक्चुअली में एंड ऑफ द डिवीजन और स्टार्ट ऑफ डिवीजन के बीच का जो टाइम गैप है वही हमारा इंटरफेज है। डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। और फिर साइटोप्लाज्मिक यहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर कुछ सेल ऑर्गेनली फॉर्म होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। यहां पर कौन से फॉर्म होंगे? हमारे सेंट्रोसोम न्यूक्लियस होने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो और भी इन सेल साइकिल के बारे में कुछ जो चेंजेस होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसे हम कंप्लीट इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। और इस रेस्टिंग फेज में हम देखते हैं कि हर एक फेज में तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मतलब तुम यहां पर जानते हो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन है और आरएनए का फॉर्मेशन है। तो प्रोटीन और जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हर एक फेज में उसके नेक्स्ट फेज के लिए जरूरत पड़ती है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हर एक फेज में होगा। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम पढ़ चुके हैं। एस फेज का डीएनए और G2 ये किस तरीके से चेंज होते हैं, ये एक फिगर आउट करके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी तक यहां तक जो हमारा पढ़ा है वो डाउट तुम लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट? देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं, बताओ जरा क्या कोई डाउट है अभी तक के क्लास में? ओके, तो आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं ना? क्वेश्चन तो लगाएं। क्वेश्चन जो भी टॉपिक होता जाए, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसके साथ साथ आपको यहाँ से अगर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको डिस्कस करना है। हर एक बीच बीच में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर के साथ आगे आने वाले क्वेश्चन की भी संभावना है। तो इस चैप्टर के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कि एग्जाम में आए। कल ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ओके ओके, थैंक यू फॉर द डे।